नमस्कार, बिग डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की रिक्त विजयपुर और बुदनी विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन राज्य के दोनों ही प्रमुख सियासी दलों ने इस दिशा में तैयारी तेज कर दी है। दोनों के समक्ष बड़ी चुनौती श्योपुर जिले की विजयपुर सीट को लेकर है, जहां से प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत मैदान में होंगे, तो वहीं कांग्रेस को प्रभावी उम्मीदवार की तलाश है। माना जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी नेता सीताराम आदिवासी को अपना प्रत्याशी बना सकती है, ताकि बीजेपी से अमरवाड़ा सीट का बदला भी लिया जा सके। तो विजयपुर से कांग्रेस अपना जो उम्मीदवार है वो सीताराम आदिवासी को बना सकती है। इसको लेकर ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है। और अमरवाड़ा उपचुनाव में जिस प्रकार से हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था, उसके लिए अब विजयपुर में चुनाव पूरी ताकत के साथ कांग्रेस लड़ने की मंशा के साथ काम कर रही है, जहां भाजपा की ओर से रामनिवास रावत चुनावी मैदान में होंगे, क्योंकि उनको पहले ही मंत्री बना दिया गया है। वे कांग्रेस से भाजपा में आए, फिर उनको मंत्री बनाया गया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उनकी विधायकी चली गई। अब विजयपुर में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये तो तय है कि विजयपुर से अब जो है वो रामनिवास रावत भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस को लेकर अभी भी संशय की स्थिति और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इसमें एक खबर बीच में निकलकर यह भी सामने आ रही है कि भाजपा के ही नेता सीताराम आदिवासी, कांग्रेस उनको मौका दे सकती है, उस सीट से चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि वे पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं। 2018 के चुनाव में उन्होंने रामनिवास रावत को शिकस्त दी थी और भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। लेकिन अब समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी, वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी। आप सबका बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर राजेश जोशी जी आपसे, माफ कीजिए राजेश जौहरी जी आपसे, सीताराम आदिवासी को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव का विजयपुर में दौरा था और उस मंच पर सीएम भी मौजूद थे, और वहीं सीताराम आदिवासी एक आरोप और निशाना साध देते हैं रामनिवास रावत को लेकर के ये अपने समाज के लोगों का ज्यादा हित कर रहे हैं। तो उसके बाद से लगातार सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है और चर्चाओं का जो बाजार है वो भी गर्म नजर आ रहा है कि सीताराम आदिवासी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या कांग्रेस उनको वहां से चुनाव लड़ा सकती है। देखिए, जब अमरवाड़ा का चुनाव हुआ था, सीताराम आदिवासी वहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेके तो एक बार को अपन को थोड़ा सा संशय हो सकता है। लेकिन जब अमरवाड़ा का चुनाव हुआ था तब एक बात बहुत साफ साफ अब हम सब ने देखी थी कि एक रूलिंग पार्टी का आदमी जब चुनाव लड़ता है तो रूलिंग पार्टी का आदमी और मुख्यमंत्री और सारे के सारे मंत्री उसके समर्थन में खड़े होते हैं। तो उसके लिए जो माहौल बना होता है वो काफी फेवरेबल माहौल होता है। दूसरी बात है, अभी विधानसभा चुनाव में काफी समय है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई साल डेढ़ साल बचा हो, अभी इतना लंबा समय बचा है। तो जो जनता कंपेयर जब करती है तो वो ये करती है, अमरवाड़ा में अपन ने बात करी थी कि लोगों को लग रहा था कि संभावित मंत्री भी हो सकता है आदमी, इसलिए इनको चुनाव जिताना ज्यादा आसान अच्छा है, बजाय वो जो उनके एक जो धार्मिक आध्यात्मिक नेता थे उनको जिताने से। वैसे ही यहाँ पर तो ऑलरेडी वन मंत्रालय दे रखा है उनको, रामनिवास रावत को। और फिर दूसरी बात ये है कि एक बार एक आदमी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल चुका है और वो चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, इनके साथ में नेगेटिविटी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे जो बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब जब अमरवाड़ा का चुनाव हुआ तो पार्टी के अंदर कोई बगावत के सुर देखने को नहीं मिले भाजपा की ओर से, लेकिन इस बार सीताराम आदिवासी बगावती सुर उनके दिख रहे हैं, नजर अभी आ रहे हैं। हाँ, नहीं बगावत होगी, सब ठीक है, लेकिन आपको बताएं बहुत सारे जो कांग्रेस के भी वोटर्स होंगे जो रामनिवास रावत के पर्सनल रिश्ते होंगे, वो उनके वोट मिलने के भी चांस हैं। और देखिए, आदमी अब इस एंगल से देखेगा कि इनको जिताना मतलब मंत्री को जिताना है, मंत्री हमारे यहाँ रहेगा, और सीताराम आदिवासी या किसी और प्रत्याशी को जिताने का मतलब ये हो जाएगा कि अब जो भी जीतेगा वो कोई मंत्री तो होगा नहीं, सिर्फ विधायक रहेगा, तो वो कितना फायदा कर पाएगा।
जनता बहुत समझदार है। जनता तो यानी कि बहुत क्षेत्र तरीके के से विकास को करती है। लेकर लोग ये यस, पहले से भाप चुके हैं कि जो मंत्री है उससे क्षेत्र का विकास ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल मैं भानु चौबे जी की ओर चलता हूं। भानु चौबे जी, आपसे सीधे तौर पर जानना चाहूंगा कि विजयपुर में किस तरीके के समीकरण बने। पहले जो रामनिवास रावत थे वो कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में शामिल हो गए, उसके बाद अभी ये उपचुनाव की जो घड़ी है वो शुरू हो जाएगी। उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियां भी चल रही हैं, हालांकि अभी भी उसकी कोई ऐसी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही पार्टियां जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई नजर आ रही है। प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। किस पार्टी का कितना दमखम नजर आ रहा है? देखिए, आपकी बात से और डॉक्टर जौहरी की बात से ये बात तो समझ आ रही है कि रामनिवास रावत का मसला है, क्योंकि मंत्री हैं और कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए और मंत्री बने, इसलिए अब जीतना उनके लिए आवश्यक है। दूसरा मुद्दा भी चर्चा का सही विषय है कि मंत्री जीतेगा तो फायदा ज्यादा होगा कि विधायक जीतेगा तो ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मैं आपका ध्यान आदिवासी वोटर्स पे दिलाना चाहता हूं, जो करीब 65,000 से ज्यादा है बिल्कुल बिल्कुल में, और उनको अब तक ऐसा कोई प्रतिभा मौका नहीं मिला जो उन्हें आगे बढ़ाता। दावे बहुत होते हैं आदिवासियों को आगे बढ़ाने के। बीजेपी ने तो फिर भी टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस ने कभी टिकट नहीं दिया। इसलिए अब अगर सीताराम की आदिवासी की भूमिका बदलती है, जिन्होंने उधर बीजेपी में रह के कांग्रेस में रामनिवास रावत को चुनौती दी थी, अब वो इधर कांग्रेस में आके बीजेपी में रामनिवास रावत को चुनौती देंगे। ये गुत्थी कैसे सुलझेगी, ये देखने वाली बात होगी। भानु चौबे जी, ये ऐसी तस्वीर हम पहले भी देख चुके हैं। जब सुर्खी का चुनाव हो रहा था, पारुल साहू कांग्रेस में चली गई थी और भाजपा से फिर गोविंद सिंह राजपूत चुनाव लड़ी, तो पहले भी ऐसा ये स्थिति बन चुकी है। हाँ जी हाँ, ये बनती है, लेकिन अब ऐसा बार बार हो रहा है तो मुझे लगता है कि मतदाताओं को प्रलोभन यानी फायदा देखने की बजाय प्रतिबद्धता देखना पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। आज नहीं तो अगले किसी चुनाव में, नहीं तो एक दो चुनाव बाद, कि आखिर आदमी की लॉयल्टी क्या है, प्रतिबद्धता क्या है, किसके साथ है। और आदिवासी समाज, अगर अभी ऐसा लगता है कि आदिवासी समाज के वोट 65,000 एक मुश्त नहीं है, नहीं होते तो उनका निर्णय सर्वोपरि होता, बटे हुए वोट हैं। तो सबसे ज्यादा आदिवासी समाज को सोचना है कि उनका भला कौन कर सकता है। चलिए रवि अवस्थी जी, आदिवासी जो वोटर्स हैं वो बटे हुए, यदि एकजुट हो जाएं तो वो अपना लीडर ला सकते हैं और उनका प्रतिनिधि खुद क्षेत्र पर जो है वो जनप्रतिनिधि बनकर सामने आ सकता है। देखिए अभिजीत, पहली बात तो ये है कि उपचुनाव के जो समीकरण होते हैं वो आम चुनाव से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि उपचुनाव जो है वो एक तरफ कई बार क्या मतलब एक ये आम धारणा है कि मतदाता जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ ज़्यादा दिखता है, और क्योंकि उसको स्वाभाविक तौर पर सीधे सीधे कहीं ना कहीं, और फिर यहाँ तो देखिए जो प्रत्याशी होने जा रहे हैं या होंगे संभावित प्रत्याशी, जिन्हें हालांकि जब तक घोषित नहीं हो जाते, लेकिन वो तो तय है कि वन मंत्री बनाया है तो जाहिर बात है कि फिर उन्हें चुनाव जिताना भी है। तो ऐसी स्थिति में अब जब एक तरफ मंत्री चुनाव लड़ने के लिए उतरेंगे तो दूसरी तरफ फिर जाहिर बात है कि मतदाता कहीं ना कहीं पलड़ा उधर भारी नज़र आता है। लेकिन एक और भी बड़ी चुनौती, वो असंतुष्ट हैं जो लगातार खुलेआम चेतावनी दे चुके हैं। आप देखिए कि सीताराम आदिवासी ने तो खुलकर चेतावनी दी थी कि भाई मैं अगर कांग्रेस में चला गया तो बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे। बाबूलाल मेवाड़ा, जिन्हें पिछले चुनाव में टिकट दिया गया था बीजेपी ने, सीताराम आदिवासी का टिकट काट के उन्हें प्रत्याशी बनाया था, वो भी कहीं ना कहीं गुस्से में है। और भी ऐसे जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो भी जो चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, और ऐसे तमाम है। तो यानी एक बीजेपी के समक्ष एक बड़ी चुनौती ये बागी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के समक्ष एक बड़ी चुनौती ये है कि प्रत्याशी कौन हो, क्योंकि जो रामनिवास रावत थे वो तो अब पाला बदल कर बीजेपी में आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर वो सेंधमारी करने की कवायद में है। लेकिन अब अगर और बीजेपी ने भी ऐसी कच्ची गोटियां नहीं खोली कि वो इतनी आसानी से अपने लोगों को खिसकने देगी, जब तक कि कोई बहुत बड़ा। लेकिन रवि जी, इसमें जो एक बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये बात है कि यहाँ पर बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं विजयपुर सीट से, लेकिन अगर अमरवाड़ा उपचुनाव की बात की जाए तो वहां पर ना ही कोई बगावत कर रहा था पार्टी के भीतर से, भाजपा के भीतर से, लेकिन उसके बाद भी महज 3,000 वोटों से ही भाजपा चुनाव जीत पाई है। नहीं दीपेश, अभिजीत, कई बार ये होता है कि वो कई चीजें सामने नहीं आती, लेकिन कई बार जो कहता ना कि
मतलब बगावत अंदरूनी दाव भी चलती है और होता भी है कई बार कि इसके परिणाम ऐसे ही होते हैं कि जैसे 2-3 हजार से जीत गए या बहुत मुश्किल से जीते, राम राम करके जीते वाली स्थिति बन जाती है, तो वो इसी के कारण होती है। अब अमरवाड़ा में ही देख लीजिए कितनी मतलब एक तरफ जहाँ पार्टी लोकसभा चुनाव जीतती है वहाँ पर उसे मुश्किल से अमरवाड़ा जीतने में कितना पसीना आता है, ये आप हमने सबने देखा है। लेकिन फिर भी बीजेपी की जो रणनीति होती है, चुनाव प्रबंधन होता है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से तो ज़्यादा मजबूत होता है, इसमें कोई मतलब संशय नहीं है। कांग्रेस के नेता खुद भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो आप देखिए कि अभी से वहाँ पर मतलब एक तरीके से चौसर बिछाना शुरू कर दी गई है, विकास के वहाँ पर एक तरीके से गंगा बहा दी गई। गंगा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए 400-500 करोड़ के काम अगर आप एक विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत कर दी है, तो जाहिर बात है कि फिर वहाँ पर वो तमाम बदलाव मतलब एक तरीके से बीजेपी ने जो भी रणनीति अपनाई है वो उसकी शुरुआत वहाँ पर हो चुकी है। तो जाहिर बात है कि फिर उसके जो असंतुष्ट हैं, चाहे वो सीताराम आदिवासी, अभी देखिए सीताराम आदिवासी भले ही वो चुनौती दे रहे थे लेकिन सीएम के साथ मंच पर आए और उन्होंने भरोसा भी दिलाया। हालांकि उन्होंने लेकिन उनका एक बयान बड़ा चर्चा का विषय बना रहा। आप सही कह रहे हैं कि दो टूक बात उन्होंने उस समय रामनिवास रावत को लेकर मंच से कही थी कि अब तक ऐसा करते रहे, लेकिन आप देखिए कि रामनिवास रावत ने भी उन्हें वादा किया कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तो। लेकिन उसमें एक ध्यान देने वाली बात ये रही है कि जिस प्रकार से भाजपा की जो कार्यशैली रही है, बड़ी अनुशासनात्मक चीजें वहां पर रही है। भाजपा में कोई खुलकर ऐसा विरोध कभी जताता नहीं है, जो भी होती है तो उनकी बैठकों में बात रखी जाती है, लेकिन वो खुले मंच पर ये बात कह गए थे। खुले मंच पर उन्होंने भरोसा भी दिलाया था, कहा था कि अगर रामनिवास रावत अपना रवैया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो जाहिर बात है कि पहले वो कांग्रेस में थे तो विरोधी पक्ष के लिहाज से काम करते थे और अब चूंकि बीजेपी में है तो जाहिर बात है कि वो तमाम घुल मिलकर ही काम करना पसंद करेंगे। और उन्होंने बात अगर सीताराम आदिवासी ने यह बात कही तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि ठीक है जो पहले हो गया, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा, वो पूरा ध्यान रखेंगे सभी समाजों का। तो अब देखना ये होगा कि सीताराम आदिवासी को बदले में क्या मिलता है या बाबूलाल मेवरा को क्या मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी सीएम की 2 दिन पहले दिल्ली में मीटिंग हुई और तमाम राजनीतिक निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर इस तरह की सुगबुगाहट है कि वहाँ पर बातचीत हुई है। तो जाहिर बात है कि ये तमाम समायोजन के लिए ही, एडजस्टमेंट के लिए ही ये सब कवायद हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के समक्ष मुझे ज़्यादा बड़ी चुनौती इसलिए लगती है कि अगर मान लीजिए उसके पास सीताराम आदिवासी जैसा उम्मीदवार नहीं होता तब वो क्या करेगी। तो या क्योंकि सीताराम आदिवासी का मैं बात इसलिए ज़्यादा कह रहा हूँ कि उन्होंने लगातार कई चुनाव लड़े हैं और रामनिवास रावत को हराया भी है और इससे पहले के चुनाव भी अगर वो हारे हैं तो बहुत कम अंतर से हारे थे। तो यानी कांटे की टक्कर तो कहीं ना कहीं मतलब ये कह सकते हैं कि सीताराम आदिवासी एक मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस के लिए हो सकते हैं यदि उनको मौका दिया जाता है। लेकिन अभी ये कहना भी बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा क्योंकि उन्होंने सीएम को भरोसा दिलाया था कि वे पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन अभी ये तो हालांकि भविष्य के गर्त में छुपा है कि कांग्रेस से प्रत्याशी कौन होगा, जबकि भाजपा से तो प्रत्याशी तय माना जा रहा है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक नाम और निकलकर सामने आ रहा है, मुकेश मल्होत्रा का। निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 44,000 से ज्यादा वोट उन्होंने हासिल कर लिए थे निर्दलीय चुनाव लड़कर। तो ऐसा नहीं कि भाजपा और कांग्रेस आपस में लड़ी रहे और तीसरा कोई बाजी मार ले जाए। डॉक्टर राजेश जौहरी जी। सही बात है, जैसा कि यहाँ पर अपने रतलाम जो जिला है उसमें सैलाना में हो चुका है ये चीज। भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी ने किसी ने सोचा ही नहीं। बिल्कुल, सब भाजपा और कांग्रेस अपने अपने बांसुरी बजा रहे थे और अचानक कहाँ से वो निकल के वो जो एक और कम उम्र का एक साधारण से आदमी ने दोनों को भटकनी देते हुए आगे निकल गया और वो चुनाव जीत गया। तो ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। और एक बात और है कि जैसे ये मल्होत्रा वाली बात है, अगर कुछ ऐसे लोग होंगे जो फिर से अगर निर्दलीय के रूप में भी लड़ते हैं या फिर कांग्रेस इन पर ही दाव लगाती है, और किसी भी स्थिति में ये भी होता है कि दोनों के नाराज लोग अगर इस तीसरे आदमी को वोट दे देते हैं तो भी सूरत बदल सकती है। लेकिन आप ये देखिए जो बाई इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शंस की जनरली सूरत यही होती है, दमोह वाले को अगर छोड़ भी दे जो कोरोना के दौरान हुआ था, तो बस दमोह वाले में हमको रिजल्ट अलग मिला, अदरवाइज रिजल्ट जनरली रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और स्थितियां ये रहती हैं कि आप एक चीज देखिए ना, जैसे अभी आपने बताया कि वो 400-500 करोड़ रुपए की घोषणाएं हो गई, खर्चा इतना हो गया।
तो आदमी कहीं ना कहीं अपना जो पढ़ लिख गए हैं जो लोग, वो कई बार आदिवासी या जाति या इससे ऊपर उठ के भी सोचने लगते हैं, और जब उससे ऊपर उठ के सोचते हैं तब उनको लगता है कि नहीं, ये जो इस आदमी का जीतना इसलिए जरूरी है कि इसमें इसके रहते अगले 4 सालों में और ये काम हो सकते हैं। तो इसलिए अच्छा, और जहाँ तक भाजपा की नाराजगी की बात है, भाजपा के लोगों की नाराजगी की बातें हैं, रामनिवास रावत के आने से और उन्हें मंत्री बना देने से कई लोग नाराज भी हैं भाजपा में। बिल्कुल। पर भाजपा की स्थिति ये है कि आप एक उदाहरण देखिए, उषा ठाकुर जो यहाँ पे जो पहले मंत्री थी, उसके बाद मऊ विधानसभा क्षेत्र से उनको वापस से टिकट मिल गया था, भारी विरोध के बीच वो टिकट ले आई और चुनाव लड़ी। पूरी भाजपा के नेता 10, 15, 20 दिन पहले तक नाराज रहे और खूब चिल्लाते रहे कि नहीं, इनको बदलो और स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो रिकॉर्ड वोटों जीती। इतनी वोटों से कभी कोई जीता नहीं यहाँ पर मऊ विधानसभा में, इंदौर जिले के। तो मुद्दा ये है कि भाजपा का जो सिस्टम काम करने का, जैसा अभी रविवंशी जी ने बोला, बहुत सही बात बोली कि वो सिस्टम जो अनुशासन वाला मामला आता है तो फिर वो 4-5 दिन पहले, 8 दिन पहले ही क्यों ना सब एक हो जाएं, पर एक हो जाते हैं और फिर चुनाव बिल्कुल, और मजबूती जमीन पर दिखने लगती है, धरातल पर उनका काम भी दिखता है, नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। भानु चौबे जी, अभी निर्दलीय को लेकर बात चल रही थी कि निर्दलीय बाजी न मार जाए, लेकिन अभी आपने, जब आपसे पहले सवाल किया गया तो आपने आदिवासियों के वोटर को लेकर बात की, वोट बैंक को लेकर बात की। करीब 65,000 आदिवासियों का वोट बैंक उस सीट पर है, उस विधानसभा क्षेत्र में है। तो कहीं ये तस्वीर बनती हुई नजर तो नहीं आएगी आने वाले समय में कि जो सीताराम आदिवासी है वो कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं? देखिए, मैं उसी दिशा में सोचता हूं कि अब तक जितने चुनाव हुए हैं और उसमें सीताराम आदिवासी का उभरना और उनके मैदान में आने के बाद रामनिवास रावत के प्रभाव में कमी आना, इसका मतलब है कि सीताराम आदिवासी ने वो नब्ज पहचान ली है कि 65,000 वोट अगर मैं इकट्ठे कर लूं और एकजुट कर लूंगा तो वो एक छत्र नेता होंगे क्षेत्र के। और इसलिए सीताराम आदिवासी इस वक्त महत्व में है। कभी वो बीजेपी वाले भी महत्व मानते हैं और कांग्रेस वाले भी महत्व मानते हैं। अगर वो उनको मौका नहीं मिला किसी दल से, तो निश्चित है कि इस बात की संभावना पूरी है कि वो आदिवासी वोटों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्दलीय उतर पड़ेंगे। जी, रवि जी, आखिरी सवाल आपसे, यदि सीताराम आदिवासी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो फिर विधानसभा क्षेत्र की क्या तस्वीर होगी? देखिए अभिजीत, वैसे तो इसकी संभावना बेहद कम है, इसलिए कम है क्योंकि वो बीजेपी के उस दौर के नेता हैं जहाँ पे मतलब एक कोई सिद्धांत हुआ करते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से, हालांकि बहुत ज़्यादा जब तक पीड़ा ना हो तब तक सरताज सिंह जैसे कोई निर्णय कोई नहीं लेता, अन्यथा तो ऐसे समर्पित कार्यकर्ता समर्पित रहे हैं पार्टी के प्रति, और इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि वो एकदम से ऐसा कोई कड़ा निर्णय लेंगे। जब वो भी तब जब सरकार पूरी उनकी मान मनोबल कर रही है, पूरे उन्हें नवाजने के तमाम वादे हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर राजनेता निश्चित तौर पर, और फिर वक्त के लिहाज से भी वो देखता है कि किसका कौन से राजनीतिक, उसी पर आऊंगा। लेकिन एक बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक मंत्री जिनके पास 2 विभाग थे, एक विभाग रामनिवास रावत को जब दिया जाता है, पत्नी उनकी सांसद थी, उनका एक विभाग छिनने पर वो इतने नाराज हो गए, तो यहाँ तो विधानसभा क्षेत्र से टिकट की बात है फिर। नहीं अभिजीत, वो जो मामला आप बता रहे हैं नागर सिंह चौहान का, वो मामला कहीं ना कहीं कटनी के एक बड़े कारोबारी जो एक राजनेता भी हैं उनसे जुड़ा हुआ था। वो बहुत काफी प्रभावशाली, जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस चलाते थे और अब बीजेपी में है तो जाहिर बात है कि महाकौशल चला रहे हैं। तो चूंकि वो मामला रहा है और वो जो खदान से जुड़ा मामला है, और ऐसा नहीं है, वो दिग्विजय सिंह जी के समय वो खदान दी गई थी और वो आज तब से लेके अब तक जो है वो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि नाम भले ही किसी रामनाथ गोयनका का या किसी और गोयनका का हो, लेकिन काम कोई और कर रहा है और वो नहीं चाहते कि वो खदान जो वन भूमि है वो राजस्व भूमि में बदल जाए। और नागर सिंह चौहान से पहले भी 2-3 मंत्रियों ने इस दिशा में प्रयास किए थे। ऐसा नहीं कि नागर सिंह चौहान ने कोई गलत काम बात लिख दी थी अपनी फाइल में। इससे पहले भी जो वन मंत्री रहे उन्होंने भी इसकी सिफारिश की थी। वो बात अलग है कि चूंकि उनके विभाग में कटौती की गई तो फिर इस फाइल को लेके एक सियासी हंगामा खड़ा हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें नागर सिंह की कोई इतनी बड़ी गलती थी। वो क्योंकि उनकी वो अलग सत्ता के सियासी समीकरण है, तो लेकिन इससे इतर ये मामला है, क्योंकि ये तो केवल विशुद्ध तौर पर देखे जाए तो पॉलिटिकल मामला है, चुनाव से जुड़ा मामला, और चुनाव में इस तरह की देखिए बगावत या इस तरह के असंतोष जो है
बीजेपी में भी उभरते रहे, कांग्रेस में भी उभरते रहे। फर्क इतना है कि बीजेपी में अंदरूनी तौर पे तमाम चीजें चलती हैं और कांग्रेस में कई बार खुलकर सामने आ जाते हैं। लेकिन इस समय उपचुनाव में सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के समक्ष यही है कि अभी तो उसे प्रत्याशी चयन में सबसे बड़ी बात है, अगर सीताराम नहीं आते या निर्दलीय लड़ जाते तो भी कांग्रेस को नुकसान है, नहीं आते हैं तो भी नुकसान है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर बात है कि जो प्रभारी, आप देखिए कि प्रभारी बदलना पड़ा कांग्रेस को। जयवर्धन सिंह को बुधनी से हटा के अब श्योपुर ले जाया गया है। अब जयवर्धन सिंह कितना दाव लगा पाते हैं, वो अभी अपना राजगढ़ लोकसभा के अपने परिणाम देख ही लिया कि वहाँ क्या स्थिति रही थी, चाचोड़ा का और तमाम चीजें, वो खुद ही बड़ी मुश्किल से 4,000 वोटों से वो खुद चुनाव जीते थे। तो अब वो कितना प्रभाव डाल पाएंगे प्रभारी होने के नाते, ये देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो लेकिन ये जो भी बातें हैं फिलहाल कयास के आधार पर है, और ये बड़ी बात है कि सीताराम आदिवासी ने भरोसा सीएम को दिया था। तो समय सीमा के चलते हमें चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। राजेश जौहरी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। भानु चौबे जी, आपका भी धन्यवाद, और रवि अवस्थी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो सीताराम आदिवासी बाहुल्य सीट श्योपुर के विजयपुर से आते हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, लेकिन उनके कुछ बयान थे जिसकी वजह से ये चर्चाएं शुरू हो गई कि वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या कांग्रेस उन पर भरोसा जताकर उन्हें चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि भाजपा से चुनावी मैदान में रामनिवास रावत लड़ेंगे। इसलिए भी होंगे क्योंकि उनको पहले ही मंत्री का पद दे दिया जा चुका है, और अब सीताराम आदिवासी के भविष्य को लेकर भाजपा क्या सोचती है, अब इसको लेकर भी देखना होगा। तो फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।